तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 है PT 365 का। फेब से अप्रैल तक के हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे उससे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 3.7 तक हमने छोड़ा था, उससे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। प्लेलिस्ट है फेब से लेके अप्रैल तक की PT 365 की, आप चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट है सर्विसेज सेक्टर। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की बात कर रहा है, ONDC। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड ने लॉन्च करा है पायलट फेज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। न्यूज़ में क्या है, ये पायलट जो है एम करता है, टेस्ट करता है एंड टू एंड ट्रांजेक्शन ONDC आर्किटेक्चर में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, जिसमें ऑर्डरिंग, पेमेंट, डिलीवरी जैसी चीज़ें आती हैं। फिर ये बेसिकली 5 सिटीज़ में होगा, बेंगलुरु, दिल्ली, कोयम्बतूर, भोपाल, शिलोंग। देयरबाय ये स्केल कब करेगा और लॉन्च करेगा 100 सिटीज़ में ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। गवर्नमेंट की होप है कि ये रिप्लेस करेंगे UPI मॉडल सक्सेस को भी। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है उसमें कंज्यूमर ऐप 1 है, 2 है और 3 है। तो कंज्यूमर ऐप 1 में आप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म दे सकते हो, सेकेंड ऐप में जो है आपका ई-कॉमर्स है और थर्ड में डिलीवरी है। तो ये करंट प्लेटफॉर्म है जो सेंटर और डिजिटल कॉमर्स मॉडल पे रहता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन अपना बिजनेस के लिए। फ्यूचर में क्या होगा, बड़े सारे एप्लीकेशंस होंगे और बड़े सारे प्रोवाइडर्स होंगे। तो ओपन एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस होगा और ओपन नेटवर्क इंटरफेरेंस कॉमर्स इंटरैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बायर्स और सेलर्स कैन इंटरैक्ट, कोई से भी प्लेटफॉर्म में इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू ओपन नेटवर्क। तो ये गवर्नमेंट ये रेप्लिकेट कर रही है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये है, ONDC जो है प्रमोट करता है ओपन नेटवर्क, जितने भी गुड्स और सर्विसेज यूज़ हो रहे हैं ओवर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ONDC बेसिकली जाता है बियॉन्ड करंट प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिजिटल कॉमर्स मॉडल, जहाँ पे बायर और सेलर के पास यूज़ करते हैं सेम प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो डिजिटली विजिबल है और बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं। सो जो ONDC है, बायर जो रजिस्टर्ड होते हैं ऑन अमेज़न, वो एग्जांपल यहाँ पे देता है कि डायरेक्टली परचेज़ कर सकता है गुड्स को सेलर से जो सेल कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे। ONDC जो है बेस्ड है ओपन सोर्स मेथोलॉजी में, जो यूज़ कर रहे हैं ओपन स्पेसिफिकेशन, ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, इंडिपेंडेंट जो भी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के। फिर यहाँ पे ONDC प्रोजेक्ट जो है मॉडल होता है अराउंड द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस प्रोजेक्ट, जो इंश्योर करता है बायर्स और सेलर्स के गुड्स का ई-कॉमर्स पे मार्केट जो ट्रांसलेट करती है रिगार्डलेस जो प्लेटफॉर्म का है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होता है। UPI प्रोजेक्ट जो अलाउ करते हैं पीपल्स को कि वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं मनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ये बेसिकली इनिशिएटिव है DPIIT का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर आता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करता है इंटीग्रेशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ये प्रोसेस है सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स जो इम्प्लाई करता है टेक्नोलॉजी या कोड जो डिप्लॉय होता है फॉर द पर्पस। ये फ्रीली अवेलेबल है लोगों के लिए और मॉडिफाई कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS का है वो क्लोज सोर्स पे है, जो कि लीगली मॉडिफाइड है। यहाँ पे जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स है, पॉसिबल है यहाँ पे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर का, जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, शाओमी हो गया, मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव हार्डवेयर का। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है अनाउंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, जो कि 4 लोकेशन पे होता है PP मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पे 100 प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है, जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ है जो डेवलप होती है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। जो डेटा एक्सचेंज होता है अमंग ऑल द मोड ऑफ ऑपरेशन, ये अंदर लाता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म, जो कि डिज़ाइन है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस का। प्रोवाइड करता है एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स जो डिफरेंट मोड्स पे रहते हैं, रिड्यूस करते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट को और टाइमली अश्योर करते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एलिमिनेट करते हैं TDS डॉक्यूमेंटेशन। फिर आपका MMLP जो है लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम है, LEAP जो है प्रपोज करा था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में, जो इम्प्रूव करता है इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। MORTH जो है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश कर रही है टोटल 35 MMLP अक्रॉस द कंट्री ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। गवर्नमेंट ने इनवाइट करा है ADB बैंक को कि प्रोवाइड करे नेसेसरी सपोर्ट, जो कि लीड पार्टनर है। फर्स्ट MMLP जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है असम में
और जो प्रोजेक्ट है वो 407 मिलियन का है। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इंटर मॉडल फ्राइट कॉरिडोर है, ये इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें ये कंप्राइज कर रहा है वेयर हाउस, डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, फ्राइट या यहाँ पे कंटेनर टर्मिनल इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें बेसिकली ये कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है, फ्राइट है, कंटेनर टर्मिनल्स है, बल्क के कार्गो टर्मिनल्स है जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं मर्केंटाइज मूवमेंट, रोड, रेलवे, वाटरवेज, एयर, ये बड़ी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे इनएफिशिएंसीज़ हैं, लिमिटेशन है, कनेक्शंस विद मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, मिक्स मटेरियल हैंडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लीट है, कॉम्बिनेशन है, कुछ ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट है कि उसकी वजह से यहाँ पे वो सर्विस मॉडल जो डिसइंटीग्रेट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म MMLP एड्रेस करता है उसको, और ये फैसिलिटेट करता है लॉजिस्टिक मूवमेंट को भी। कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक्स है, फ्राइट फॉरवर्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है। लॉजिस्टिक्स एक सपोर्ट एक्टिविटी है जो कनेक्ट करती है प्रोडक्शन और कंजप्शन सेंटर्स में इकोनॉमी की। इंडिया का लॉजिस्टिक्स जो है 14% है अप्रॉक्सीमेटली। डेवलप कंट्रीज़ में US लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वो 8 to 10% है GDP का। ये सफ़र करता है क्लॉग ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो कि है आपका स्कूड मिक्स है, ट्रांसपोर्ट मोड्स का, इनसफिशिएंट स्टोरेज का हैंडल करता है यहाँ पे, ट्रांसिट कमोडिटीज़, रेगुलेटरी हर्डल्स को भी। फिर आपका करंट सिचुएशन, और ये आपने देख रखा होगा कि करंट सिचुएशन में पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट मतलब मूवमेंट होती है। लॉजिस्टिक पार्क जो इनेबल करते हैं सर्विसेज जो होती है यहाँ पे प्रोवाइड होती है मुंबई से, थाने से, या जवाहरलाल नेहरू स्टेशन जो पोर्ट है वहाँ से मुंबई लॉजिस्टिक पार्क जाती हैं। फिर वहाँ से फिर जो आपका या तो रेल के थ्रू जाएंगी या तो फिर बड़े से ट्रक के अंदर जाएंगी या वाटरवेज के थ्रू जाएंगी। फिर यहाँ पे मल्टी मॉडल फ्राइट कॉरिडोर भी है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक सिचुएशन है जो होती है बेसिकली। नेक्स्ट है सागरमाला प्रोग्राम। ये एक फ्लैगशिप है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज जिसने 7 साल कंप्लीट कर लिया। सागरमाला एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट है जो बेसिकली लेवरेज देता है कंट्री की कोस्टलाइन, इनलैंड वाटरवेज, ड्राइव करता है इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सागरमाला जो ये आया था 2015 में आया था मार्च के महीने में, और इसका जो प्रोग्राम है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है इंडिया का। तो 7,500 किलोमीटर की कोस्टलाइन है और 14,500 पोटेंशियल नेविगेशनल वाटरवेज हैं। मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो ये रिलीज़ हुआ था 2016 में, मैरीटाइम इंडिया समिट 2016 में। अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम क्या है कि मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट को डेवलप करना है। फिर आपका पोस्ट कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट का होता है वो सागरमाला प्रोग्राम के अंदर होगा, जो बेसिकली रेलिवेंट पोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, मैरीटाइम बोर्ड, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आएंगी, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे होंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट और बड़े सारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स इन सबको मिलेगी। फिर आपका ये जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोस्टल पर्थ प्रोजेक्ट है, रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट है, फिशिंग हार्बर्स है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, क्रूज़र टर्मिनल है, यूनिक प्रोजेक्ट्स है जो पैक्स ऑफ फेरी सर्विसेज है, वो सारे इसमें। पोर्ट लेड डेवलपमेंट की बात करें तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है, कैपेसिटी आगमेंटेशन है, न्यू पोर्ट्स है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, पोर्ट कनेक्टिविटी, नए रोड्स है, रेल कनेक्टिविटी है, अपग्रेडेशन रेलवे और रोड्स का होगा। कोस्टल शिपिंग की बात होती है, इनलैंड वाटर्स ट्रांसपोर्ट की है, लॉजिस्टिक पार्क की होती है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है, कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स है, मैरीटाइम क्लस्टर्स है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटीज़ हैं। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट है, कोस्टल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है बड़े सारे डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो है नेशनल रेल प्लान भी है, जिसका ये इंडियन रेलवेज का ये टारगेट है कि वो फ्राइट का टारगेट अचीव कर लेंगे 2022 से लेकर 2023 में, मतलब एक साल में 1,700 MT। NRP जो गवर्नमेंट ने प्लान करी है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम जो है 45% मॉडल शेयर रहेगा रेलवेज़ का फ्राइट पे। और ये बेसिकली ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी देखेंगे, कमर्शियल पॉलिसीज़ को भी देखेंगे। फिर आपका डिटेल एक्शन रिपोर्ट पोर्टल भी है, वेब पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने निकाली है, कंसल्टेशन कर रही है इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि वो इंटीग्रेट करे डेटा इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रोड एक्सीडेंट्स पे हो। जो पोर्टल रिलीफ देता है विक्टिम्स को, चेक करता है फेक क्लेम्स को थ्रू डिजिटाइजेशन डिजिटल एक्शन रिपोर्ट्स, और ये बेसिकली लिंक करता है वाहन
और इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को, जो कि एक ई वर्जन है IRAD का। फिर ये PWD लोकल बॉडी एग्जामिन करता है, रिकॉर्ड करता है डिटेल्स को, आइडेंटिफाई करता है एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट को, नेसेसरी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। फिर नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है NICDP जो है एक पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जिसमें एम ही है कि ये डेवलप करता है नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ को, जैसे स्मार्ट सिटीज़ हो गया, कन्वर्ज करता है नए जनरेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो इसमें हेल्प करता है डेवलपमेंट में। फिर ये हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है ये। फिर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल जो है इंटीग्रेट करेगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेरेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये इंश्योर करता है, इरेज करता है बेसिकली ट्रेडिंग का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट पे लिंकिंग करते हैं जितने भी स्टेक होल्डर है एग्जिम बैंक के। डोमेस्टिक ट्रेड और मूवमेंट जो है सिंगल प्लेटफॉर्म पे बात करता है। ULIP जो है ये बड़े सारे ट्रांसपोर्टेशन को लाता है एक सिंगल विंडो में, और ये कनेक्ट करता है जितने भी लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स है, जो कि अक्रॉस मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ और एसोसिएशन में भी है। इसके अलावा ये कॉस्ट को भी कम करता है, जो 13 से 14% है GDP का। 3 कंपोनेंट है यहाँ पे। ये इंटीग्रेट करता है एग्जिस्टिंग डेटा पे, डेटा एक्सचेंज यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स का होता है, यूनिफाइड डॉक्यूमेंट रेफरेंस है सप्लाई चेन में। फिर आपका पर्वतमाला की बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट में अनाउंस करा था नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव लेता है कन्वेंशनल रोड्स पर, डिफ़िकल्ट हिली एरियाज़ होते हैं यहाँ पे, जो आइडिया इंप्रूव करता है कनेक्टिविटी कन्वीनियंस जो कम्यूटर्स के लिए होता है, बिसाइड्स प्रमोट करता है टूरिज्म को भी। और ये बेसिकली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर जैसी जगह में भी है, JNK और बड़े सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी है। प्री कास्ट कंक्रीट पॉलिसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने मैंडेटरी यूज़ कर रहा है फैक्ट्री मैन्युफैक्चर प्री कास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स, जो प्रोजेक्ट्स है विद इन 100 किलोमीटर रेडियस का। प्री कास्ट कंक्रीट जो है एक फॉर्म ऑफ कंक्रीट है जो प्रिपेयर करते हैं, कास्ट करते हैं, क्योर्ड ऑफ करते हैं, साइट्स को कंट्रोल फैक्ट्री इन्वायरमेंट और यूज़ करते हैं रीयूजेबल मॉडल्स। और प्री कास्ट फैक्ट्री जो है सर्टिफाइड होगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, IIT और जितने भी मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं फुली ऑटोमेटिक RMW और प्लांट जो बेटर क्वालिटी की बात करते हैं। फिर आपका एनर्जी सेक्टर की बात करें, जो कोल सेक्टर है इंडिया में, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव करा है पॉलिसी जो लैंड एक्वायर की बात करता है अंडर द कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन और डेवलपमेंट 1957 का ये एक्ट। फिर CBA जो है प्रोवाइड करता है एक्विजिशन कोल बेयरिंग लैंड का, वेस्ट करता है गवर्नमेंट कंपनीज का फ्री फ्रॉम एनी इंक्यूबेरेंस, जो अप्रूव पॉलिसी प्रोवाइड करता है क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क जो यूटिलाइजेशन करता है फॉलोइंग टाइप्स का लैंड को एक्वायर करता है CBA के अंडर। लैंड जो लॉन्गर ज़रूरत नहीं है, सूटेबल है फॉर इकोनॉमिकल वायबिलिटी कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ है, लैंड जो बेसिकली कोल से माइंड हुआ है और डीकोल्ड करे हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट कोल कंपनीज जो है जैसे कोल इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया या उनकी सब्सिडी हो गया, वो रिमेन रहेगी ओनर के साथ जो लैंड ने एक्वायर करा है CBA के अंडर। और ये पॉलिसी अलाउ करती है लीजिंग आउट ऑफ लैंड स्पेसिफिक पर्पस जो दी जाती है पॉलिसी में। कोल सेक्टर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में, जहाँ पे प्रूवन रिजर्व भी है अकाउंट है। क्यूमुलेटिव टोटल की बात करें 319.2 बिलियन टन का जियोलॉजिकल रिसोर्सेज है कोल का, जो अभी तक एस्टिमेट करा गया है कंट्री में। कोल रिसोर्सेज की बात करें तो ये अवेलेबल है ओल्डर गोंडवाना फाउंडेशन या पेनिनसुलर इंडिया के पास, जो यंगर टेरिटरी फॉर्मेशन भी है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कोल का, और कोल अमाउंट करता है 50% शेयर टोटल इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी इंडिया में। इसके हिसाब से ड्राफ्ट करता है नेशनल एनर्जी पॉलिसी ऑफ नीति आयोग। इसका डिमांड है कोल का कि वो राइज करेगा फ्रॉम 1.3 से 1.5 बिलियन का बाय 2013। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की बात करें तो एंट्रासिड है बेस्ट क्वालिटी कोल की, जो कि 80 से 95% जो है 80 to 95% जो है कार्बन कंटेंट है यहाँ पे। स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो इस एरिया में यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो विटामिन्स है वो कैरी करता है 60 to 80% कार्बन कंटेंट। ये थोड़ा इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है लो होता है, और ये बेसिकली झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन सारे बेल्ट में पाया जाता है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके अलावा यहाँ पे लिग्नाइट भी है जो 40 to 55% है कार्बन कंटेंट। राजस्थान, लखीमपुर जो असम में और तमिलनाडु में पाया जाता है। ये तमिलनाडु में बिल्कुल नीचे हो गया, राजस्थान, लखीमपुर सब एरिया में। नेक्स्ट है गोबर, ये अदर डेवलपमेंट या कौन से कॉन्सेप्ट है एनर्जी सेक्टर के। पहला है गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट। प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट करा एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, गोवर्धन प्लांट इंदौर में। गवर्नमेंट काम कर रही है, बड़ी सारी चीज़ों को बिल्ड कर रही है प्लांट्स को। 75 मेजर म्यूनसिपल बॉडीज़ है नेक्स्ट 2 ईयर्स में। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो है यहाँ पे गोवर्धन प्लांट है, जिसका लाइन है गार्बेज फ्री सिटीज़ अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0। गैल्वेनाइज कर रहा है ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज का, और ये स्कीम फोकस कर रहा है, मैनेज करता है, कन्वर्ट करता है कैटल के डंग को और सॉलिड वेस्ट जो है आपका इन द फार्म्स ऑफ कंपोस्ट हो गया, बायोगैस हो गया, बायो सीएनजी हो गया। ये लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का। आज के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये 2018 में पार्ट था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन। रिसेंटली जो मिशन है इनोवेशन जो लॉन्च करा था, इंटीग्रेट करता है बायो रिफाइनरीज मिशन, जो कि क्लीन एनर्जी सोल्यूशन की बात करता है थ्रू पब्लिक प्राइवेट अलायंस को। मिशन इनोवेशन जो है यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव कार्टलाइज करता है एक्शन, इन्वेस्टमेंट रिसर्च का डेवलपमेंट और डिमॉन्स्ट्रेट करता है यहाँ पे क्लीन एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, अट्रैक्टिव एक्सेसिबिलिटी जितने भी डेकेड है। कंसिस्ट करता है 22 कंट्रीज़ और EU के, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका। IPM जो है यहाँ पे इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन है। ये बेसिकली एक गोल है, रिप्लेस करता है 10% फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स का, केमिकल्स का, मटेरियल्स का जो बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव बाई 2030 यूज़ करते हैं। 6th मिशन जो लॉन्च करा था मिशन इनोवेशन में करा था। अदर 5 जो मिशन है इसमें क्लीन हाइड्रोजन है, ग्रीन पावर फ्यूचर है, ज़ीरो एमिशन शिपिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल है, अर्बन ट्रांजिशन है। मिशन जो है इसका एम है ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट कमर्शलाइजेशन बायो रिफाइनरीज़ का, डी रिस्क करता है नए और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, इम्प्रूव करता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का। 3.11 मिसलेनियस की बात करें तो यहाँ पे पहला जो न्यूज़ है वो है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का। तो यहाँ पे रिसेंटली जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने अक्यूज़ करा है रेटिंग एजेंसी का कि वो बहुत ज़्यादा दोगले हैं, डबल स्टैंडर्ड्स हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में, जहाँ पे वो एसेस कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स को और डेवलप कर रहे हैं इकोनॉमीज़ को। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला है इंडिया के, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग और रेटिंग एजेंसी बेसिकली क्रेडिट रेटिंग फॉरवर्ड देखती है ओपिनियंस को, रिलेटिव एबिलिटी जो एंटिटी की है, फाइनेंशियल कमिटमेंट लाती है, क्रेडिट रिस्क लाती है, रिलेटिव क्रेडिट वर्दीनेस लाती है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है SCR एक ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट होती है कंट्री की। सॉवरेन एंटिटी है, इसका एबिलिटी है कि वो डेट ऑब्लिगेशन को मीट करेगी। फिर जो इशू रेटिंग है कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमी के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में शोकेस करती है कि कंट्री इक्विटी या डेट जो है फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, हाई है रिस्क है या कैसा रिस्क है। ये पब्लिसाइज़ करती है डेटा जो अवेलेबल होता है, कॉन्फिडेंशियल रहता है, इन्फॉर्मेशन जो फॉरेन करेंसी पे रहती है, रिजर्व पे रहती है, कैपिटल मार्केट ट्रांसपेरेंसी पे रहती है। कहता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो बेसिकली देख रही है रिलेटिव एबिलिटी एंटिटी की है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट को देखती है, क्रेडिट रिस्क को देखती है, रिलेटिव क्रेडिटनेस वर्दीनेस को देखती है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है रिप्रेजेंट करती है एक ऑब्जेक्टिव जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट देखती है कंट्री का। सॉवरेन एंटिटी होना चाहिए, एबिलिटी है कि वो डेट ऑब्लिगेशन को मीट करें। फिर जो इशू रेटिंग है वो कंट्री के ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे हो, और शोकेस करता है कि क्या कंट्री इक्विटी या डेट जो है फाइनेंशियली स्टेबल है या वो लो या हाई रिस्क डेट डिफ़ॉल्ट रिस्क पे है। इसमें पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डेटा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो एंटिटीज़ है जैसे फॉरेन करेंसी हो गया, रिजर्व हो गया, कैपिटल मार्केट ट्रांसपेरेंसी हो गया। SCR जो है रेट जो कंट्रीज़ का है वो 2 ग्रेड्स पे है। एक तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है जो स्टार्ट करता है हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग 2 मॉडरेट क्रेडिट रिस्क पे। फिर आपका स्पेकुलेटिव ग्रेड है जो हायर लेवल ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क पे है, जो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी अकर्ड है। फिर रेटिंग एजेंसी की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है एक रेटिंग आउटलुक जो इंडिकेट करती है पोटेंशियल चार्ज जो रेट करता है स्टेबिलिटी पॉजिटिव या नेगेटिव पे भी।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग जो कंपैरिजन है, मेजर CRA का। तो इंटरप्रिटेशन जो है हाईएस्ट क्वालिटी का AAA है, जो बड़े जो कंपनी का है, और एक मूडी का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AAA है कैपिटल में फिच और S&P का। फिर आपका AAA है हाईएस्ट क्वालिटी AA+ है। मूडी का बताऊँ AA1 है। फिर AA है और यह स्मॉल A2 है। फिर आपका AA- है, यहाँ पे मूडी का AA3 है। स्ट्रॉन्ग पेमेंट कैपेसिटी जिसकी है वो A+ है, मूडी का A1 है। फिर सेकंड है A और A- और मूडी का A2 A3, ठीक है। फिर आपका पेमेंट कैपेसिटी BBB+ है और मूडी का BBA1 है, ठीक है। BBB है इसका और Baa2 है इसका। BBB- है, फिर AA-B3 है। ऑब्लिगेशन किसकी अनसर्टिनिटी है, ये अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है। तो BB+ है और BB है और BB- है। मूडी में BA1 है, BA2 है, BA3 है, जैसे वायरस के नाम होते हैं। हाई रिस्क ऑब्लिगेशन की बात करें तो B+ है, B है, B- है। B1 है इसका मूडी का, B2 है, B3 है। AC के कोच जैसे। वल्नरेबल टू डिफ़ॉल्ट में आपका CCC+ है, फिर CCC है, फिर CCC- है। यहाँ पे CAA1 है, CAA2 है, CAA3 है। फिर आपको डिफ़ॉल्ट पे कौन है, CC और D, और यहाँ पे मूडी में CACD है। तो सिंपल है यहाँ पे। आप देखो तो फिच और S&P का जो है वो मतलब AAA, BBB, CCC ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। फिर ऐसे याद कर सकते हो, पहले AA है, फिर सिंगल A है, फिर BBB है, फिर सिंगल B है, फिर CCC है, फिर सिंगल C है, फिर D है। मोडी का क्या है, मोडी का थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन कॉमन है इसमें भी यही है कि पहले ट्रिपल चलेगा, AAA, फिर 1 2 3, फिर सिंगल में A1 A2 A3, फिर सिंपल वही है B के साथ AA 1 2 3 लगा लो। इसके बाद फिर 1 2 3 है, जैसे AC का कोच हो। फिर आपका C का AA है, AA, फिर C है और D है। तो ठीक है, इससे आप कर सकते हो आप ऐसे। इंडिया का कैसा रहता है, इंडिया का थोड़ा अलग से हिसाब रहता है। यहाँ पे इंडिया का जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम 3 ग्लोबल रेटिंग से, जो कि इमेज में दे रखा है। पहला अगर बात करें यहाँ पे आउटलुक की, स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें S&P, तो BBB- इसमें आउटलुक है स्टेबल। मूडी का BAA3 जो है वो स्टेबल है, और फिच का है जो BBB नेगेटिव वो नेगेटिव है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो 6 लार्जेस्ट है इकोनॉमी के वाइज में। SCR जो है बॉटम है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का, या स्पेकुलेटिव ग्रेड पे है। इंडिया और चाइना जो है एग्जेप्शन पे है इन द हिस्ट्री ऑफ SCR, क्योंकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो रेट हुई है लोअर रंग में इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे। तो इम्पैक्ट करती है पूरा रेटिंग में, ठीक है। रिड्यूस करती है इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस, कि मान लो अगर रेटिंग अच्छी नहीं आ रही तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतराएंगे। उसके अलावा ये बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, यहाँ पे पुअर रेटिंग इंक्रीज़ करता है क्रेडिट रिस्क परसेप्शन, जिसकी वजह से इमर्जिंग कंट्रीज़ जो है ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट देंगी सिक्योरिटीज़ में, जिसको देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टेबिलिटी भी है। रेटिंग एजेंसी अगर रेटिंग अगर सही नहीं देती तो फिर अपग्रेड करना पड़ेगा मार्केट रैलीज़ को। बड़ी सारी चीज़ें। आइसोलेशन करना पड़ता है कैपिटल मार्केट से। पुअर रेटिंग जो कमर्शियल बैंक है, कॉर्पोरेट डेब्ट, यह सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है, वो उसको देखती है। कॉस्टली जो बैंक्स के लिए होते हैं इशू करते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज लेटर्स, जो क्रेडिट के लिए होते हैं डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स है, इम्पोर्टर्स है। फिर आपका फर्म्स जो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज इशू करती है डेट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का। पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात करें तो पुअर रेटिंग कैरी करती है कंट्री का पॉलिसी जो कि बी होल्डन है बाय SCR rather than कंसिडरेशन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो। फिर आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनीज जो इंडिया में उनने मैंडेट करा है कि वो सबमिट करें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में। एक नए फॉर्म है CSR2 में। CSR2 रिक्वायर है कि बड़े सारे इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कंपनीज के CSR कमिटी में,
जो मीटिंग्स हो रही है डिस्क्लोजर करेंगे डिटेल्स का CSR कमेटी का। CSR पॉलिसी अप्रूव जो CSR प्रोजेक्ट्स का है कंपनी वेबसाइट पे जो कंपनी है वो सबमिट करेगी डिटेल्स को CSR प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट में। CSR फंड जो बेसिकली अब स्पेंड होता है वाइल जो बड़ी सारी चीज़ें एप्लीकेशन जो कंप्लायंस है वो ऐड ऑन होंगे, जो बर्डन होगा कॉर्पोरेट्स पे होगा। ये इन्हांस करता है ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर CSR एक्टिविटीज़ का, प्रोवाइड करता है बेटर आउटसाइड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ होती है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्रीज में भी, और जो ड्राफ्टिंग इफेक्टिव पॉलिसीज़ पे होती है CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कंपनीज जो है इंटीग्रेट करती है सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स को, और ये बिजनेस पर आती है कॉर्पोरेट ऑपरेशंस में भी। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसमें जो CSR है इंडिया में वो फिलॉन्थ्रोपिकल एक्टिविटी देखा जाता है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए डिस्कासिंग जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो सोशल ऑब्लिगेशन को भी। जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो इंट्रोड्यूस करता है फार रीचिंग चेंजेस जो इफेक्ट करता है कंपनी के फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को भी। इनकोऑपरेट करता है एडिशनल सेक्शन जैसे सेक्शन 135 है क्लॉज है CSR का कंपनीज का। ये क्लॉज जो है एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है जो कि एक्टिविटीज़ को देखता है, फंड एलोकेशन को देखता है, बड़ी सारी चीज़ें को देखता है, रिपोर्टिंग। और यहाँ पे इंडिया पहला कंट्री था जिसने रजिस्ट्रेशन बनाया था CSR एक्टिविटीज़ में, और मैंडेटरी रिपोर्ट CSR इनिशिएटिव की देनी पड़ती है। कंपनी सेटिस्फाई करती है फॉलोइंग क्राइटेरिया जब वो प्रिसाइड कर रही है फाइनेंशियल ईयर में, जब उनको अगर वो कंप्लाई करें CSR प्रोविजन में। तो नेटवर्क जो है अगर मान लो एक कंपनी की 500 से ज़्यादा हो तब टर्नओवर जो होना चाहिए 1000 करोड़ का होना चाहिए, नेट प्रॉफिट जो है 550 करोड़ 5 करोड़ का होना चाहिए नेट प्रॉफिट ठीक है। तो ये कंपनीज जो है स्पेंड कर सकती हैं मिनिमम 2% जो है एवरेज नेट प्रॉफिट का प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर अमाउंट जो CSR एक्टिविटीज़ में है। ये कंपनीज रिक्वायर्ड है कि फॉर्म करें CSR कमेटी जो बेसिकली चीज़ों को देखे। CSR कमेटी का यही रोल है कि फॉर्मुलेट करे CSR पॉलिसी को, रेकमेंड करे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इंक्वायर्ड हो रहा है मॉनिटर हो रहा है CSR पॉलिसी में ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओवरसी करे सिस्टमैटिक डेवलपमेंट सेटअप प्रोसीजर्स को। ये सजेस्ट करे एरियाज और एक्टिविटीज़ जैसे शेड्यूल 7 हो गया एक्ट का, जिसमें इंडिया लाए एराडिकेटिंग हंगर पॉवर्टी मैलन्यूट्रिशन, प्रमोट करते हैं एजुकेशन, प्रमोटिंग करता है जेंडर इक्वालिटी, इंश्योर करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्ट करता है हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर को भी, और बड़ी सारी चीज़ों को करता है। नेक्स्ट है आपका IPR की बात करें तो डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग जो है सरपास कर दिया इंटरनेशनल को, और ये हुआ है आफ्टर 11 ईयर्स। तो टोटल जो है 19,796 एप्लीकेशन जो है पेटेंट की फाइल हुई है, जिसमें 54% जो है इंडियन एप्लीकेशंस हैं। पेटेंट एग्जामिनेशन रिड्यूस हो गया है 5 to 23 मंथ्स, पहले 22 मंथ्स था दिसंबर के महीने में। ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इंडिया को एक क्लोजर बनाने के लिए, जो एम्बिशन है ग्लोबल इनोवेशन रैंक में कि टॉप 25 में आना चाहिए इंडिया को। इंडिया की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो क्लाइम हो चुका है 35 रैंक्स पे, फ्रॉम 81 जो था टू 46। तो आप देख रहे हो कितनी ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे 5-6 सालों में जो ग्रोथ देखी गई है वो है रिमार्केबल है। बट नंबर ऑफ़ पेटेंट जो ग्रांटेड हुई है वो भी फ्रैक्शन में, और जो कम अगर बात करें चाइना इन सब का तो ज़्यादा ही है, ठीक है, चाइना USA इन सब का ज़्यादा है। इंडिया को रिजॉल्व करना पड़ेगा बड़ी सारी इश्यूज जैसे वाइब्रेंट IP सेक्टर या IP इकोसिस्टम जो है कंट्री में। IPR और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है इसकी अगर हम बात करें तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 की जो IP रिप्रेजेंट करती है पेटेंट्स को करती है, यूटिलिटी मॉडल्स को करती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को करती है, ट्रेडमार्क को करती है, सर्विस मार्क को करती है, ट्रेड नेम्स को करती है, कॉपीराइट को करती है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ये हो गया, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो बेसिकली दिए जाते हैं पर्सनस को ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, और एक क्रिटिकल है इन फॉस्टरिंग इनोवेशन और क्रिएटिविटी। इसी वजह से जो राइट्स प्रोवाइड होते हैं क्रिएटर या इनोवेटर्स को वो एक्सक्लूसिव राइट होते हैं कि वो यूज़ कर सकता है अपनी क्रिएशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया ट्रिप्स का भी कंप्लाइंट है, ट्रिप्स को भी उन्हें इंडिया एक सिग्नेटरी है जो रोबास्ट इक्विटेबल और डायनामिक IPR रिजीम को देखता है। WTO के अग्रीमेंट जो ट्रिप्स पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलैटरल अग्रीमेंट है इंटरनेशनल प्रॉपर्टी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड जो है DPIIT जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर है, वो नोडल एजेंसी या बॉडी है जो IPR के इश्यूज़ को देखती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे पेटेंट एक्ट है 1970 का, ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, जॉग्राफिकल इंटीग्रेशन है 1999 का, डिज़ाइन एक्ट है 2000 का, और फिर आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट है 2000 का। ये नेशनल IPR की पॉलिसी की अगर बात करें 2016 की, एक कॉम्प्रिहेंसिव IPR पॉलिसी है जो बेसिकली इनोवेशन और क्रिएटिविटी को देखती है अक्रॉस द सेक्टर और प्रोवाइड करते हैं क्लियर विजन रिगार्डिंग IPR इशूज़। तो यहाँ पे सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो स्विफ्ट की बात कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस पहले समझ लेते क्या है ये। तो यहाँ पे आप देखो तो रिसेंटली जो रशियन बैंक्स हैं उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया स्विफ्ट से, क्योंकि इनकी वॉर चल रही थी रशिया और यूक्रेन की। तो स्विफ्ट है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। स्विफ्ट में बड़ी सारी चीज़ है कि यहाँ पे अथॉरिटी है जो रिकॉर्ड करती है IBAN और BIC बैंकिंग कोड्स को। BIC क्या है, बैंक आइडेंटिफायर कोड। IBAN क्या है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पे 11,000 से लोग ज़्यादा कनेक्टेड है और ये ट्रांसमिट करता है 5 बिलियन का फाइनेंशियल मैसेजेस हर साल। कैसे काम करता है, कनेक्ट करता है बैंक्स को जब क्लाइंट ट्रांजेक्शन बनाता है। दो ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स नहीं होते इसके। स्विफ्ट जो है कनेक्ट करता है थ्रू मतलब कोई बीच के ऑर्गेनाइजेशन से। डिस्क्राइब करता है एक सिक्योर और रिलायबल सिस्टम जो एक्सचेंज करता है कुछ बैंकिंग पार्टनर्स को भी। 1973 में स्विफ्ट एक मैनेजिंग नेटवर्क है जो यूज़ करता है बैंक्स को और फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबली इनको प्रोवाइड करता है सेफ और सिक्योर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी होती है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो हर मेंबर्स है उनके पास एक यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट ID कार्ड या कोड होना चाहिए या बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है नॉट ओनली बैंक्स नेम बट द कंट्री का सिटी बैंक या जो भी है। अगर पर्सन से जैसे न्यूयॉर्क में सिटी बैंक अकाउंट है उनको ट्रांसफ़र करना है मनी किसी SSBC अकाउंट का जो लंदन में है, तो उनको पे करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा बैंक को। लंदन बेस्ड बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर जो है उसके साथ 8 डिजिट भेजना पड़ेगा लेटर बैंक्स में। सिटी बैंक जो है फिर एक स्विफ्ट मैसेज जो है SSBC को देगा और फिर जब वो रिसीव करेगा अप्रूव करेगा मनी जो क्रेडिट हुआ है उस रिक्वायर्ड अमाउंट में। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैसेजेस सेंड करते हैं और ये कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करता। क्या होता है जब आप एक्सक्लूड हो जाते हो, तो अगर कंट्री एक्सक्लूड होती है तो जो पार्टिसिपेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटी प्लेटफॉर्म में ख़त्म हो जाता है, फॉरेन फंडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी वजह से दिक्कत भी आती है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। स्विफ्ट बैंक मतलब कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रशिया से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर देगा और रशिया को फिर एक ऑल्टरनेटिव मनी ट्रांसफ़र का देखना पड़ेगा सोर्स। रशियन बैंक्स जो है उनको बहुत दिक्कत आएगी कम्युनिकेट करने में इंटरनेशनल चीज़ों में, और जो ट्रांजैक्शन होगी कॉस्टली हो जाएगी। तो सिर्फ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्विसेज क्या आती है, बैंक्स है, ब्रोकरेज है, सिक्योरिटीज़ है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है, क्लियरिंग हाउसेस है, डिपॉजिटरी है, एक्सचेंज है, कॉर्पोरेट बैंकिंग आवर्स है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। जो कुछ चीज़ें लास्ट की है इसमें ख़त्म करने वाले हैं बस। 3.12 है इंडाइसिस रिपोर्ट और सर्वे। तो पहली क्राइसिस जो कैटास्ट्रॉफिक रिपोर्ट है वो रिलीज़ करी है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। ऑक्सफैम जो है ये बेसिकली इस रिपोर्ट में हाईलाइट करा है कि 263 मिलियन लोग को एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ चुके हैं कोविड-19 की वजह से। इनइक्वालिटी, फूड, एनर्जी प्राइसेस बढ़ चुके हैं और यूक्रेन की वॉर के बाद। यहाँ पे वो वर्ल्ड क्या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो फूड प्राइस इंडेक्स है FFPI ने मेजर करा है मंथली चेंज जो है इंटरनेशनल प्राइस में बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़। ये कंसिस्ट करती है एवरेज फूड जो होती है 5 कमोडिटी होती है ग्रुप्स की इंडाइसेस, सीरियल, शुगर, मीट, वेजिटेबल, ऑयल, डायरी, जो यहाँ पे एवरेज एक्सपोर्ट शेयर है यहाँ पे ग्रुप का 2014-16 इसका बेस ईयर है। FAO जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो बेसिकली इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाती है कि वो डिफीट करे हंगर को। फिर आपका यहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिपेयर्ड होता है नीति आयोग के साथ। यहाँ पे पार्टनरशिप है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस।
कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इंडियन का एक्सपोर्ट अचीवमेंट में स्टेट्स का, यूटी का आइडेंटिफाई करता है चेंजेस का, ईपीआई जो है डेटा ड्रिवन एंडेवर है जो आइडेंटिफाई करता है फंडामेंटल एरियाज़ को, क्रिटिकल या सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन का, ईपीआई रैंक जो है स्टेट्स का यूटी का 4 स्तंभ पे पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और 11 जो सब पिलर्स हैं जो रेफर करें हैं इसमें पिलर्स ऑफ ईपीआई 2021 में। तो 20% पॉलिसी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी पे है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है यहाँ पे। 40 जो है % आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी या एक्सेस होता है फाइनेंस का। 20% आपका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेड सपोर्ट है, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है। 20% जो है यहाँ पे ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कमोडिटीज़ मार्केट आउटलुक। तो ये रिपोर्ट जो रिलीज़ करी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा करी थी, इंक्रीज़ करता है एनर्जी प्राइसेस को ओवर 2 ईयर्स, और जो लार्जेस्ट है 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था। यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं फूड के और फर्टिलाइजर्स के जो रिलाई करते थे नेचुरल गैस पे, और ग्लोबल फूड और फ्यूल प्राइसेस जो है लिंक है वॉर के साथ जो कि बहुत ज़्यादा है, 2024 तक जाएगी, और इसकी वजह से स्टैगफ्लेशन बढ़ रहा है। फिर आपका इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे जो है 96 राउंड हुआ है इसका, इंटरनेशनल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का, इसमें Q3 में 2021 और 22 में रिलीज़ करा गया है आरबीआई के द्वारा। ये कंडक्ट करा था आरबीआई के द्वारा, और ये बेसिकली एसेस करता है बिजनेस सेंटिमेंट्स, जो डिमांड कंडीशन को देखता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को देखता है, और प्रिवेलिंग प्राइस सिचुएशन को देखता है। इसके बाद जो बात करते हैं PT 365 के इकोनॉमी में मई जून 2021 और 2022 जो मैंने कवर नहीं करी मैगजीन में, उसमें बस ये चेक कर रहा है आपका कुछ पॉइंट है। जैसे आर्टिकल 4.1 है ये, जो इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में बात करता है। ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी इन्फोग्राफिक में कि टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो इंडिया में है वो शेयर होती है टॉप 5 कमोडिटीज़ के इंडिया एक्सपोर्ट ईयर 2019 और 20 में। ये बेसिकली अपडेट हुआ है बाय इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैसी है, टॉप 5 जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब स्टार्ट बड़े से छोटा में। सबसे पहला एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है USA, फिर UAE है, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश है, फिर हांगकॉन्ग है। एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की बात करें तो पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, फिर आपका ड्रग्स फॉर्मुलेशन बायोकेमिकल्स है, फिर पर्ल्स, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स है, फिर आयरन स्टील है, और इलेक्ट्रिक मशीनरी है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिर ड्रग, बायोलॉजिकल चीज़ें, और फिर पर्ल, फिर आयरन स्टील, और फिर इलेक्ट्रिक। आर्टिकल 7.3 में जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ की बात करें तो क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता रखी है। इसमें बस वही चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट जो मतलब जो हमने पहले ही कवर करा कि MSME की डेफिनेशन क्या है। माइक्रो में जो होता है प्लांट मशीनरी जो है उसमें 1 करोड़ चाहिए होता है, और टर्नओवर जो है 5 करोड़ का होगा। मल्टीपल आपको याद होगा, स्मॉल में अगर इंटू 10 कर दो माइक्रो से, अगर माइक्रो से स्मॉल जा रहे हो तो इंटू 10 कर दो, और प्रॉफिट्स का भी इंटू 10 ही है। अगर स्मॉल से मीडियम पे जा रहे हो तो इंटू 5 कर दो दोनों को, तो आपको 50 और 250 आ जाएगा। तो इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म होती है। नेक्स्ट टाइम एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे।